हाय, मेरा नाम राघव है। मैं कहाँ रहता हूँ ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो भूतिया अनुभव हुआ है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर एक शमशान घाट है और उसी के बाजू में एक कब्रिस्तान भी है। हमारे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद वहाँ से बिल्कुल नहीं जाते और हमें भी नहीं जाने देते। उनके मुताबिक वहाँ रात के समय आत्माएं भटकती है। चलिए अब मेरे साथ जो भूतिया घटना हुई थी उसके बारे में बताता हूँ। मुझे एक दिन मेरे ही दोस्त की बहन की शादी में जाना था। शादी शाम 7 बजे के बाद थी। मैंने मेरे घर वालों को बताया। उन्होंने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये थी कि मैं शादी हो जाने के बाद वहीं पर रुकूंगा और दूसरे दिन सुबह ही घर वापस लौटूंगा। इतनी आसान शर्त थी तो मैंने भी हाँ बोल दिया और मेरे एक गाँव के ही दोस्त मुन्ना के साथ शादी के लिए निकल गया। मुन्ना मेरे घर के बाजू में ही रहता था। वो थोड़ा निडर लड़का था और गांव में दबंग बनता फिरता था। हम दोनों शाम 5 बजे गांव से निकल गए और उसी शमशान वाले रास्ते से होकर बाइक पर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही शमशान भी आ गया। वैसे हम दोनों को वहां से जाते हुए कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ एकदम नॉर्मल सा था। मुन्ना ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अबे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गाँव वाले लोग खामखा ही डरते फिरते हैं। मैंने भी हाँ में गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी ही देर बाद हम दोनों शादी वाली जगह पर पहुंच गए। मैंने गाड़ी बाहर लगा दी, हैंडल लॉक किया और हम दोनों अंदर चले गए। अंदर हमारे दोस्त ग्रुप में खड़े एक एक का इंतज़ार कर रहे थे। जब सब लोग आ गए तो सब ने साथ मिलकर थोड़ी मस्ती मजाक की और शादी को एंजॉय किया। वैसे कुछ दोस्तों ने दारू भी लाई थी, पर मैंने साफ शब्दों में ना कह दिया। और वैसे भी मैं पीता नहीं था, पर मेरा दोस्त मुन्ना, वो तो दारू की बोतल देखकर खुशी हो गया। सब ने एक एक पैक लगाया और फिर खाना वाना खा के नाचने लगे। शादी लगभग निपट चुकी थी और बारात भी जाने को थी। रात के 12:30 बज रहे थे और अब मुझे नींद आ रही थी। वहाँ बारातियों के रहने का इंतज़ाम किया हुआ था, तो मैंने मुन्ना से कहा कि चलो अब सोने चले जाते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है और बारात भी जा चुकी है। लेकिन मुन्ना काफ़ी नशे में था। वो इतनी रात में मुझे घर चलने को बोल रहा था, लेकिन मैंने उसे मेरे घर वालों की उस शर्त के बारे में बताया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। और वैसे भी यहाँ आते वक्त मैंने देख ही लिया था कि वहाँ शमशान के पास कुछ खास डरावना माहौल नहीं था और मैं अकेला भी तो नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने भी मुन्ना की बात सुन के हाँ बोल दिया और हम दोनों बाइक पे घर के लिए निकल गए। बाइक मैं चला रहा था और रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। पूरे रास्ते पर सिर्फ हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। गाड़ी की रोशनी जिस जगह तक जा रही थी बस वहीं तक सब दिखाई दे रहा था, बाकी चारों ओर अंधेरा ही था। मुन्ना मेरी पीठ पर सिर रख के सोया हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद मेरे बाइक की रोशनी एक चौराहे पर पड़ी। वहाँ कुछ जलता हुआ दिए जैसा नजर आ रहा था। मैं जब वहाँ से गुजरा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मेरी आंखें फटकर बस बाहर निकलना ही बाकी थी। वहाँ उस चौराहे पर एक खोपड़ी रखी हुई थी, एक असली इंसानी खोपड़ी, जिसके सामने एक दिया रखा हुआ था। शायद वहाँ किसी ने कुछ कर रखा था। मैंने मुन्ना को कुछ नहीं बताया और चुपचाप गाड़ी वहाँ से भगा दी। कुछ ही दूरी पर शमशान भी था और उस खोपड़ी को देखकर मैं पहले से ही काफ़ी डर चुका था। थोड़ी ही देर बाद अचानक मुन्ना ने मुझे गाड़ी रोकने लगाई, लेकिन मैंने रोकने से मना कर दिया। उसे काफ़ी ज़ोर से पेशाब आई थी। मैंने उसे कहा था कि बस 5 मिनट की दूरी पर गाँव है, वहाँ कर लेना, पर वो नहीं माना। उस बेवकूफ़ ने चलती गाड़ी से ही छलांग लगा दी और नीचे गिर पड़ा। मैंने भी मजबूरी में गाड़ी रोक दी और देखा तो हम ठीक उस शमशान के पास खड़े थे। उस गधे ने शमशान के सामने ही छलांग मारी थी। मैंने उसे कहा, अबे तुझे कोई और जगह नहीं मिली थी कूदने के लिए? थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता तेरा? चल अब जल्दी कर, निकलते यहाँ से। मैं भी बेवकूफ़ हूँ, घर वाले की बात ना सुनकर तेरे साथ चला आया। अबे हुआ कि नहीं, जल्दी कर। बस ये बोलकर मैंने गाड़ी की लाइट उसकी तरफ घुमा दी। उसके बाद मैंने जो देखा, यकीन मानो आज भी मैं भूल नहीं पाया। मुन्ना एक पेड़ के पास खड़े होकर उसकी जड़ों में पेशाब कर रहा था और पेड़ की जड़ों के पास एक इंसानी खोपड़ी थी जिसके ऊपर मुन्ना पेशाब किए जा रहा था। मैंने गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे जल्दी गाड़ी पर बैठने को कहा और गाड़ी को तेजी से भगाता हुआ सीधा घर पर आ गया। घर पर आते ही मेरे घर वाले जाग गए, जो अभी तक सोए हुए थे। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि मैं उनकी शर्त तोड़कर रात में घर चला आऊँगा।
मुझे आते ही घर वालों ने डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी मेरे साथ हुए उस घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, इस डर से कि कहीं मुझे और डांट ना मिले। लेकिन अब इससे भी कुछ डरावना होना बाकी था। अब आप आगे सुनिए मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे डांट फटकार के सब लोग सो गए। मैं भी काफ़ी थका हुआ था तो मैं भी सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जैसे मुझे कोई बाहर से आवाज़ दे रहा हो। मैं नींद में ही था कि मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे उठाकर बोली कि मुन्ना की माँ आई है और बोल रही है कि मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे उसके घर के पास गाड़ी से उतारा था, फिर वो अचानक कहाँ चला गया, वो भी इतनी रात को। उसके पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम बीच रास्ते में कहीं रुके थे। अब मैंने उन्हें वो सारी घटना बता दी जो मेरे साथ हुई थी, जिसे सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुन्ना के पिताजी थोड़े धार्मिक किस्म के आदमी थे और ये भूत प्रेत जैसी चीज़ों से कैसे निपटा जाए इसके बारे में गांव के थोड़े बहुत लोग भी जानते थे, जिनमें से एक मुन्ना के पिताजी भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें शमशान वाले उस जगह पर ले जाऊँ जहाँ ये सब हुआ था। पहले तो मैं घबरा गया था, लेकिन अब हम सबकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर जमा हो गए थे, जो सब हमारे साथ आने को तैयार भी थे। मैं सबको शमशान वाले उसी जगह पर ले जा रहा था। कुछ ही दूरी पर वो पेड़ था जहाँ मुन्ना ने पेशाब की थी। थोड़ा और करीब जाते ही मुझे वहाँ कोई दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, मुन्ना ही था। वो उसका सर पेड़ को चिपकाया था और उसके दोनों हाथ पीछे कमर की ओर थे, जिसमें उसने वही इंसानी खोपड़ी पकड़ी हुई थी जिसे मैंने 2 बार देखा था, एक उस चौराहे पर और दूसरा जब मुन्ना उस खोपड़ी पर पेशाब कर रहा था। ये देखकर सारे गांव वाले अचानक से रुक गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर मुन्ना के पिताजी और 2-4 लोग मुन्ना के पास गए और उसे पेड़ से हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तो किसी अलग सी भारी आवाज़ में बोल रहा था कि अब ये मेरा है, इसके शरीर पर मेरा कब्जा है। फिर मुन्ना के पिताजी और बाकी 4 लोगों ने हाथ में पानी लेकर कोई मंत्र बोला और फिर मुन्ना के हाथ में रखे उस खोपड़ी पर छिड़का। अचानक ही मुन्ना बेहोश हो गया और वो खोपड़ी उसके हाथ से नीचे गिर गई। बाद में उस खोपड़ी को वही शमशान में गाड़ दिया गया और मुन्ना को घर ले जाया गया, जहाँ ये पता चला कि मुन्ना ने जिस खोपड़ी पर पेशाब की थी, उस व्यक्ति की अतृप्त आत्मा ने मुन्ना के शरीर पर कब्जा कर लिया था। खैर, मुन्ना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, हमारे बड़े जब हमें कोई सलाह देते हैं ना, तो उसे चुपचाप मान लेने में ही हमारी भलाई होती है। अगर मैं उस दिन मेरे घर वालों की शर्त के मुताबिक शादी वाली जगह पर ही रुक जाता तो शायद वो सब हमारे साथ नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ कि मुन्ना और मैं सही सलामत बचे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसे ही कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।